महिला बिल, जो नाम महिला बिल दिया गया और हमारे कंधों से तोप चला रहे थे डीलिमिटेशन का, उसमें देश के प्रधानमंत्री नेशनल टीवी पे आके बोले कि कोई आदमी बाहर नहीं निकल सकेगा, आप लोग निकलेंगे तो लोग आपको ये कर देंगे। तो ये धमकी नहीं है क्या? जेल में होते हुए आप इलेक्शन लड़ सकते हैं जी, लेकिन ये लाखों लोग जो है निकाल दिए गए और आहिस्ता आहिस्ता बाद में अपील में आ भी रहे हैं, आप देख रहे हैं, लेकिन इनको इलेक्शन लड़ने का राइट भी छीन लिया। भी हम अपना वोट का हक लेके, कटोरी नहीं है तो ये लेके घूम रहे हम लोग कि भाई दे दे हमारा वोट दे दे। विपक्ष के लोग किस सोच के साथ ये काम, उनको मालूम है तो मान्यता इसको दी नहीं जाएगी। दे या ना दे, मान्यता दी जाएगी या नहीं, मगर एक लोकतंत्र में आवाज बुलंद रखना ही है। आई मस्ट सैल्यूट ममता बनर्जी, मतलब उस औरत को लड़ना तो आता है। नमस्कार, इस दिल से के एपिसोड में हम जो चुनाव होने जा रहे हैं और हो रहे हैं और जो हो चुके हैं उनके बारे में बात करेंगे। पश्चिम बंगाल में और तमिलनाडु में चुनाव हुआ है, अभी असम में हुआ है, केरला में हुआ है और कुछ फेज़ अभी बंगाल का बचा हुआ है। दूसरा फेज़ 29 अप्रैल को वो भी ख़त्म होगा और 4 मई को नतीजे आ जाएंगे। और जिस तरह से चुनाव आयोग ने अपना चुनाव में योगदान दिया है सरकार के प्रति, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। और आपको मालूम है कि ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की शुरुआत तो जून 2025 से हुई और तब से जब भी चुनाव हुआ तो ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रही है। पहला चुनाव बिहार में था और अभी 4 राज्यों में चुनाव हुआ है। लेकिन जो बंगाल का चुनाव है ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसमें जो एक मापदंड इस्तेमाल हुआ है जो पहले कभी किसी चुनाव में नहीं हुआ, वो है लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी का। लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी का मुझे तो ज़्यादा मतलब मालूम नहीं, लेकिन जो हमारे साथ आज गेस्ट हैं हमें बताएंगे कि इसका मतलब क्या है। और साथ साथ में जो जितने लोग CAPF के वहाँ तैनात हैं पश्चिम बंगाल में, ऐसा लगता है कि एक सीज चल रही है, मतलब कि हिंदुस्तान में केंद्र की सीज चल रही है पश्चिम बंगाल में। मतलब कि लगभग 24,400 प्लेटून, साथ में मतलब हर 100 बंगालियों के साथ एक CAPF का जवान वो तैनात है। और चुनाव में जो सबका वोट का हक है, नागरिकों का हक है, लगभग शुरुआत तो हुई थी कोई 92 लाख और 90 लाख लोगों का वोट डिलीट किए गए और उसके बाद 60 लाख हुए। 60 लाख के बाद उन्होंने कहा कि 25 लाख तो सही हैं, बाकी 35 लाख की अपील्स हो रही हैं। अपील अभी कोई जजेस के सामने अपील हो रही हैं। मैं उसमें वकील भी हूँ और हमारा एक गेस्ट जो हैं आज के दिन, वो भी उन्होंने भी वहाँ अपनी तकरीर सुप्रीम कोर्ट के तो हम जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसके ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि जो चुनाव में असलियत में हो रहा है उसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे। लेकिन निश्चित रूप से ये सवाल तो उठेगा ना कि सुप्रीम कोर्ट ने ये तय कर लिया कि कोई बात नहीं, जिनके जो वोट नहीं भी दे सकते कोई बात नहीं, उनकी जो वेरिफिकेशन होगी, जिनके नाम डिलीटेड भी हैं, होते रहेगी वेरिफिकेशन, अगले चुनाव में वोट दे देंगे। तो इन सारी बातों पे हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 ऐसे लोग हैं जो जानकार हैं, जिनको इनके विषय में बहुत कुछ मालूम है। सबसे पहले आपका स्वागत कुरैशी साहब। आप हमारे जमाती भी रहे हैं, सेंट स्टीफन में हम इकट्ठा थे। आप PhD फ्रॉम जामिया भी हैं और आपने इलेक्शन कमीशन में 2006 से 2012 तक अपना योगदान दिया और आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे 2010 से लेकर 2012 तक। 1971 में IAS में आए और उसके बाद आप यूथ अफेयर्स के सेक्रेटरी भी रहे और स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ भी रहे। आपने NACO का प्रोग्राम, नेशनल एड्स का प्रोग्राम, उसमें आपका बड़ा भारी योगदान है। आपने किताबें भी लिखी हैं और आपकी चर्चा इतनी थी कि रशिया में जाकर, साउथ अफ्रीका में आपको ऑब्जर्वर बनाया गया और अज़रबैजान और भी कई जगह पे आपने किताबें भी लिखी हैं। तो आपकी बहुत बहुत धन्यवाद फॉर बीइंग हियर। रेणुका जी, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। आप हमारी मतलब के मेरे ख्याल 4 बार आप चुनाव लोकसभा से, 4 बार राज्यसभा में
मतलब कि लगता है कि वो हिंदुस्तान का अगर आप इतिहास पढ़ोगे तो आपका तो मतलब कि ओमनी प्रेजेंट। हाँ, आप टीडीपी में रही, आप कांग्रेस में हैं, और टीडीपी को आपने छोड़ दिया, आप मंत्री रही, अपने गौडा साहब की टाइम आप मंत्री भी थी, कांग्रेस के टाइम भी आप मंत्री रही, फिर विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर में भी आप मंत्री रही। तो आपका जो योगदान है किस तरह से चलता है और किस तरह से इलेक्शन ज़मीन पे होता है, क्योंकि आप तो हर तरफ से आपकी वो एक्सपीरियंस है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। वीरेंद्र जी, आपके बारे में तो मतलब कि रोज़ के रोज़ चर्चा होती है, आप ही चर्चा करते हैं इस देश के बारे में। आप किसानों से जुड़े हुए हैं, ज़मीन के लोगों से जुड़े हुए हैं, और जितना योगदान आपने किसान मूवमेंट में दिया शायद ही किसी और ने दिया। और सिफोलॉजिस्ट भी हैं। आपकी बात जब आप बोलते हैं ना कि ऐसा मेरा अनुमान है, ये इश्यूज़ हैं, तो लोग बड़े हिंदुस्तान से ध्यान से सुनते हैं। और आपने हमारे साथ भी काम कर रखा है। जी हाँ, NCERT की किताबें ऑन पॉलिटिकल साइंस, उसका आपका बड़ा योगदान रहा। और आप सीनियर फेलो ऑफ द सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज़ के आप सीनियर फेलो रहे, फाउंडर ऑफ लोकनीति रिसर्च प्रोग्राम, कंपैरेटिव डेमोक्रेसी, आपकी पब्लिकेशंस ही हैं आपकी, और आपको अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। और आपने मेरे ख्याल थोड़ी गलती की अपनी ज़िंदगी में, आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ऐसा आपको लगता है? आपको एहसास हो गया कि भैया आपकी असली जगह वहाँ नहीं है। हाँ? और जिस तरह से आज के दिन आम आदमी पार्टी में हो रहा है, ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान की राजनीति में इतनी गिरावट आ चुकी है कि लोग भी अब ये सोचने लगे हैं कि क्या ऐसा लोकतंत्र का सपना हमारे सेनानियों ने देखा था जब ये लोकतंत्र बना। तो सबसे पहले कुरैशी साहब आपसे पूछता, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर, आपसे पूछता हूँ कि ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज है क्या चीज़? ये हमने तो कभी नहीं सुनी थी, न कभी इसका इस्तेमाल किया। और लेकिन मतलब ये कि अगर नाम की स्पेलिंग में ज़रा से भी गड़बड़ हो, या समटाइम जेंडर डिफरेंट हो जाता है कि मेल की बजाय फीमेल लिख दिया, देखने में 60 साल का है लिख दिया 26, इस किस्म की डिस्क्रिपेंसी हो सकती है, जो हमारे वक्त में भी होती थी। हमारी इंस्ट्रक्शन डिफरेंट थी, कोई रह न जाए तो हमारी इंस्ट्रक्शन तो स्टाफ थी कि भाई ये छोटी मोटी गलतियां जो दिखाई दे रही हैं, सो लॉन्ग एज यू नो कि दिस गाइस ये यही है, कुरैशी यही है, और वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट्स भी बैठे हुए, वो भी जानते हैं, इलेक्टोरल पे फ़ोटो भी है। तो जहाँ पे कोई मिस्टेक, इस किस्म की मिस्टेक हो तो उसको इग्नोर करके कि किसी को आपको लौटाना ना पड़े, बल्कि उसकी मिस्टेक इग्नोर करके ले लो। यहाँ इन्होंने लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वगैरह ये करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बड़ा, मैं समझता हूँ, हाफ बेक्ड इस्तेमाल, कि जो वो तो मेरे नाम की स्पेलिंग 10 तरीके से लिखी जा सकती है, तो कंप्यूटर तो 9 जगह तो मेरे नाम के स्पेलिंग को रिजेक्ट कर देगा, सिर्फ एक को मानेगा। चौधरी, ये मोहम्मद, इतनी स्पेलिंग इसकी होती है, तो वो तो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में कंप्यूटर तो उस लिहाज से बेवकूफ़ होता है, उसमें तो जितने जो कुछ फिट करो उसके मुताबिक चलता है, ये सबको एक्सक्लूड कर देगा। अब एक तरफ तो इलेक्शन कमीशन का पिछले 20 साल से स्लोगन है कि इंक्लूसिव डेमोक्रेसी एंड नॉट वन वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड, नॉट वन। यहाँ मिलियंस को ऐसे जैसे बिल्कुल कोई चैरिटी दी जा रही है कि इलेक्शन कमीशन खैरात दे रही है आपको, अगर आपको इलेक्टोरल रोल पर रजिस्टर कर रही है, ना आपका राइट तो नहीं। जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है, आर्टिकल 326 से इन्होंने सारी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कोट की थी, लेकिन उसी में लिखा है कि ऑल ऑफ अस शैल बी रजिस्टर्ड एज वोटर्स। तो रजिस्टर होना, इंक्लूसिव होना तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। और ये कि था हम तो प्योरिटी ऑफ रोल के लिए कर रहे हैं, प्योरिटी रोल हम 70 साल से हम सब भी वही कर रहे थे, लेकिन उसका तरीका दूसरा था। हम भी क्या करते थे, समरी रिवीजन, और जो 20 साल पहले इलेक्शन कमीशन ने फैसला लिया कि अब इंटेंसिव रिवीजन जो है, केवल तो ये SIR न कॉन्स्टिट्यूशन में है, न रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में है, न रजिस्ट्रेशन ऑफ वोटर्स रूल 1960 में। रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट तो है ना, सेक्शन 23 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट नहीं, उसमें जो है ना कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं है, स्पेशल नहीं है, बट इंटेंसिव रिवीजन। और उसमें भी क्या लिखा है कि इंटेंसिव रिवीजन कुड बी डन, ये स्पेशल तो बीजेपी के लिए है। हाँ, कि इंटेंसिव इसमें कि इंटेंसिव कुड बी डन इन ए कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसकी लॉजिक जो हम समझते थे वो डिफरेंट थी। ये हुआ कि कहीं जैसे फ्लड आ गया,
तो उस फ्लड में सारा रिकॉर्ड बह गया, तो वहां तो हमें नए सिरे से करना पड़ेगा। अब पूरे देश का हम नए सिरे से करेंगे। जब यहाँ भी तो फ्लड, बांग्लादेशियों का फ्लड आ चुका है है ना, ये वो देखिए। अच्छा, इसमें जो मैं कहने की बात है कि जो इलेक्ट्रोल रोल को 99% एक्यूरेसी थे, क्योंकि डिजिटल हो गए, ये 20 साल पहले फैसला हो गया था कि डिजिटल हो गए, समरी रिवीजन से अपडेट करते रहेंगे। जो 30 साल की कोशिश से 99% एक्यूरेसी पे आया, वो 30 दिन में ये लोग कर लेंगे या 3 महीने में कर लेंगे, ये क्या बात हो रही है, मेरी तो नहीं समझ में आती। तो यू थिंक कि भाई ये सारा जो बनाया गया ढांचा, ये SIR का, ये इसका मकसद क्या था आपके हिसाब से? भाई इसका मकसद तो ये कि इंक्लूजन के बजाय एक्सक्लूजन तो फायदा किसको होगा? नहीं, अब ये मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो जाएगा, इसलिए मैं चुप रहूँगा। अच्छा, ठीक है। लेकिन इसमें 2-4 चीज़ें और भी हैं। अगर पिता का और बेटे का जो 15 साल का कम हो डिफरेंस, तो कहते हैं उसका भी नाम डिलीट हो जाएगा। और जो अगर 50 साल का डिफरेंस से ज़्यादा, 50 साल का ज़्यादा डिफरेंस हो, तो वो भी डिलीट हो जाएगा। ये भी उसमें है। एक बार ऐसा होता है कि भाई कम होता है, 15 साल से कम भी होता है, क्यों नहीं? कब भी होता है। और उस जमाने में जबकि बात हो रही है तो चाइल्ड मैरिज कोई इतनी, आप कह रहे हैं कि आपकी जो सोच थी इलेक्शन कमीशन की, भाई इंक्लूसिव होना चाहिए। Exactly. तो अभी तो कोर्ट भी कह रही है कि कोई बात नहीं, अगली बार वोट दे देना। ये तो मुझे सुन के बड़ी शौक लगा, हैरानी हुई। ये तो मैं, आप भी हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, हम एक ही क्लास में थे। उसमें जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो जिन क्वीन ने बोला था कि अगर उनके पास, मैरी एंटोनेट ने, कि अगर रोटी नहीं है तो उनको केक खाने देना, तो केक क्यों नहीं खा लेते? ये कि अब नहीं तो अगले बार दे लेंगे। ये स्टेटमेंट इज शॉकिंग बियॉन्ड वर्ड्स। रेणुका जी, व्हाट डू यू से? As someone who goes to the voter to vote in a democracy where the fundamental principle of democracy is by the people, of the people, for the people, this is a gross violation of everything that is held and respected constitutionally. This is a deliberate, malicious and a prejudiced act that this government is indulging in. And what do they mean by giving these lame excuses? It's an insult to the intelligence of the polity. My fundamental respect and right as a citizen is that I can vote. Constitutionally, women of this nation were also empowered, far ahead of supposed progressed nations, the Western world. We were given our franchise from day one. I don't think any government has the authority or the legal sanction to do something like this from the back door. ये तो गवर्नमेंट नहीं कर रही है, तो इलेक्शन कमीशन। मैं इलेक्शन कमीशन के भी बोल रही हूँ। इलेक्शन कमीशन का ना नाम ना पहचान आज के दिन रहा। ये महात्मा गांधी के 3 बंदर के जैसे बन गए, जहाँ आंख बंद कर देते, मुंह बंद कर देते और कान बंद कर देते, उनको ना सुनाई देती है ना दिखती है। विद ड्यू अपॉलॉजी सर, आप जब थे हम भी मेंबर पार्लियामेंट थे, जब भी और आज भी, और ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो आम जनता का हौसला है कि मेरे वोट मेरा हक, मैं जा सकता हूँ, अगर इसमें कुछ कमी है, शिकायत है, मैं इलेक्शन कमीशन पे जाऊंगा और मेरे साथ इंसाफ होगा, वो गया। अब तो लोग भटक रहे हैं इधर उधर के, भाई हमारा कब भटक रहे हैं। बिल्कुल, कि हमारे पास दस्तावेज हैं, पासपोर्ट है, आधार कार्ड, कभी आधार कार्ड, कभी और कार्ड, ये सब लेके आम जनता घूम रहे। एंड टू रिमूव दैट is an act of malicious intent. There is no other word that can be used. आज लोग, सैकड़ों लोग जो राह देखते हैं 5 साल, it is one of the most wonderful empowerment of the human being, of the country's citizen, कि अगर मुझे ये पसंद नहीं है, मैं मेरा वोट इनके खिलाफ देके मैं फिर भी I will win. We have removed those powers. You have subjugated the people to become beggars in front of the election commission. हम अपना वोट का हक लेके, कटोरी नहीं है तो ये लेके घूम रहे हम लोग कि भाई दे दे हमारा वोट दे दे. And I think that they don't realize this government because, and the election commission, they've turned rogue. I have no hesitation to say. हम कहते हैं मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट किसानों के इसमें, मगर ये क्या है? मैन एंड मैन सिटीजन एंड गवर्नेंस कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है. एंड हु सपोर्ट्स द सिटीजन? What happens to the common man who wants to go and vote? It is your right, and I think this
हैज़ बीन अ रिपीट ऑफेंसर। ये हम देखते आ रहे हैं इतने दिनों में। हर राज्य में लाखों लोगों को रातों रात उनको कह दिया गया है कि आपका वोट नहीं है। ये जो क्या लॉजिकल डिस्क्रिप्शन, लॉजिकल, इसमें कौन सी लॉजिक है? मोस्ट इलॉजिकल एंड मोस्ट इमेजिन्ड वे। कुछ लोग कहते हैं कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, तो ही इज अ लॉजिकल तो डिस्क्रिपेंसी। इसीलिए तो इतना अच्छा नाम और माहौल है कि सारा पार्लियामेंट ने दस्तखत दी थी कि रिमूव है। एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा इसमें कि इसमें सिर्फ लाखों वोटर ही नहीं डिलीट हुए, जो डिलीट हो गए उनका इलेक्शन लड़ने का जो राइट था वो भी खत्म हो गया। हाँ, शाबाश। जेल में हाँ, होते हाँ, हुए आप सही इलेक्शन लड़ सकते हैं, जी, लेकिन जी, ये लाखों लोग जो निकाल दिए गए और आहिस्ता आहिस्ता बाद में अपील में आ भी रहे हैं, आप देख रहे हैं, लेकिन इनको इलेक्शन लड़ने का राइट भी छीन लिया। ऐसा भी उदाहरण है कि एक कैंडिडेट था, उसका नाम नहीं था, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया। अब इतने लाखों में एक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पहुंच सकता है कौन सा बड़ा बेचारा, रिलीफ है। हाँ। अच्छा, मैं योगेंद्र जी, आपने शुरुआत से, मेरे ख्याल जून से अब तक आप इसका लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। आप जमीनी हालत हमें बताइए। सर पहले मैं आंकड़ों से शुरुआत करता हूँ, ठीक। बिकॉज यू नो लेट्स स्टार्ट विद एब्सोल्युटली बेयर सिंपल फैक्ट्स अबाउट बंगाल। इलेक्शन कमीशन हमें कहता है कि देखो बंगाल के वोटर लिस्ट में कुछ गड़बड़ थी, और बेसिकली वो आपको फॉर्मली नहीं कहते, मगर बीजेपी के लोग आपको कहते हैं देखो बंगाल की वोटर लिस्ट इन्फ्लेटेड थी, इलेक्शन से पहले इन्होंने बड़े नाम इंसर्ट करवा दिए थे और डिलीशन करने को तैयार नहीं थे, हमें तो कुछ अनयूजुअल करना था। So the claim is that there is something extraordinary in Bengal's list. Let me present 4 logical fallacies of Election Commission's claims. पहले ये देखिए कि SIR से पहले बंगाल की वोटर लिस्ट में कितने नाम थे? 8 करोड़ 66 लाख, 8 crore 66 lakhs. Okay, so how do we know, was it inflated or not? One simple measure, as you know, Qureshi Saab definitely knows, is the adult population ratio. उस वक्त बंगाल की एडल्ट पॉपुलेशन कितनी थी? अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉपुलेशन प्रोजेक्शन एक्सपर्ट कमेटी 8 crore 67 lakhs। पॉपुलेशन 8 crore 67 lakh, वोटर लिस्ट 8 crore 66 lakhs। वेयर इज द प्रॉब्लम? इट्स 99.67% एक्यूरेसी। मैंने किसी स्टेट में इतनी क्लोज नहीं देखा। कहीं 94 होती है, 96 होती है, 102 होती है, हम सबको ठीक ठाक मान लेते हैं। दिस इज 99.7%। What's the problem? One. Second, the allegation was कि SIR से जस्ट पहले TMC के लोगों ने अपने अंधाधुंध नाम जुड़वा दिए। नंबर 1, अंधाधुंध जुड़वा देते तो 100% से ऊपर चला जाता, नहीं गया। नंबर 2, I actually looked at those 2 months, उस 2 महीने में फॉर्म 6 से कितनी नई एप्लीकेशंस आई। Out of those, A, the numbers was not big. Number 2, out of those 41% were rejected. तो अगर पार्टी करवा रही होती तो 98% एक्सेप्ट होते वहाँ पे, नहीं हुए, 41% रिजेक्ट हो गए, विच इज ऑल्सो टू से ब्यूरोक्रेसी इन बंगाल वॉज प्लेइंग रीजनेबली फेयर एंड सेफ एज यूजुअल। रिजेक्शन। नंबर 3, ये कहा कि भाई बंगाल में जो है मैपिंग नहीं करवाई, अनमैप नहीं रहने दी। एलिगेशन ये था कि मुस्लिम इलाकों में आपने हर एक को मैपिंग करवा दिया। मैपिंग आप सबको तो पता है, लेकिन हमारे जिन दर्शकों को पता ना हो, जिन पर अभी तक SIR की गाज नहीं गिरी है, उन्हें पता नहीं होगा मैपिंग क्या होती है। मैपिंग का मतलब है यू शुड बी एबल टू लिंक योर सेल्फ विद सम फैमिली मेंबर, आइदर योर सेल्फ और सम फैमिली मेंबर हु वॉज ए वोटर इन 2002। If you do so, you are mapped, otherwise you are unmapped. So the allegation was कि Bengal had extraordinarily low unmapped people. What was the proportion of unmapped people in Bengal? 4.5%. All right, as a student of elections, then I saw अच्छा बाकी states में क्या है? छत्तीसगढ़ 3.5, तमिलनाडु 2.3, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश 1.6, पर बंगाल में बहुत कम है। 1.6 कम नहीं है, 4.5 कम है। दिस इज द थर्ड लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी। फोर्थ, चलिए सब कुछ करने के बाद फेज 1 में, बिकॉज एज यू नो इलेक्शन कमीशन मेक्स ए डिफरेंस बिटवीन एक्सक्लूजन्स एंड डिलीशंस। एक्सक्लूजन वो हैं जिनका फॉर्म ही नहीं आया, जिनको ASDD वो कहते हैं, एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड और डुप्लीकेट। वो कितने कटे बंगाल में? बंगाल में कटे 7.7%। इलेक्शन कमीशन की तरफ से, इलेक्शन कमीशन तो बोलता नहीं है, बीजेपी वाले बोलते हैं उसके बिहाफ पे,
उन्होंने कहा देखो कितने कम कटे हैं, बाकी स्टेट्स में ज़्यादा। आई जस्ट लुक्ड एट मध्य प्रदेश एंड राजस्थान वंस अगेन। मध्य प्रदेश 7 राजस्थान 7.6%, मध्य प्रदेश 7.3%। वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, सारी प्रॉब्लम बंगाल में है। सो देन आई स्टार्टेड आस्किंग माई सेल्फ व्हाट इज एक्स्ट्रॉर्डनरी अबाउट बंगाल। ये तो नहीं है, फैक्ट्स तो नहीं है। एक्स्ट्रॉर्डनरी ये है सर, बंगाल में 4D प्रॉब्लम है। देखिए इस देश में चुनाव नहीं हो रहा है, अश्वमेध यज्ञ हो रहा है क्योंकि बनने चले थे हम विश्वगुरु, वहां तो हवा निकाल दी किसी ने। तो अब आप बने चलिए साहब, देश में चक्रवर्ती तो बन जाए, यहाँ तो कोई रोकने वाला नहीं है। देश में चक्रवर्ती बनने के लिए आपको अश्वमेध यज्ञ करना पड़ेगा, और घोड़े को बंगाल में पकड़ लिया। घोड़ा बंगाल में पकड़ा गया तो अब आपको घोड़ा छुड़वाना है, तो यज्ञ करने के लिए वो तो करना पड़ेगा। और वहां आपकी 4D प्रॉब्लम है। व्हाट इज 4D प्रॉब्लम? बीजेपी इज डेस्परेट अबाउट बंगाल। डेस्परेट, सिर्फ जीतना इच्छा, डिजायर नहीं है, डेस्परेशन। सही बात। सेकंड इज that their organization has deteriorated after Lok Sabha election. In fact, अच्छी परफॉर्मेंस पहले थी, उसके बाद विधानसभा के बाद से on the way downhill. Third, you have a determined opposition. I must salute ममता बनर्जी। मतलब उस औरत को लड़ना तो आता है। हाँ, सब लोग जाके सीखो, क्लास लो। जब 4 तारीख को रिजल्ट आएगा तो बोलेंगे लोग जीतना भी आता है, पर जो भी अब तो मतलब डिटर्मिन्ड ऑपोजिशन। और फाइनली देयर इज ए डेमोग्राफिक प्रॉब्लम। बीजेपी हैज ए डेमोग्राफिक प्रॉब्लम। क्या है? बंगाल के 30% वोटर ऐसे हैं जो भूल के भी बीजेपी को तो वोट नहीं देंगे। सही बात। सो दिस इज ए 4D प्रॉब्लम दैट बीजेपी फेसेस इन इट्स अश्वमेध यज्ञ। तो अब उसके लिए क्या करना होगा? जब यज्ञ में दिक्कत होती है तो आपको विघ्न निवारण करना होता है। विघ्न आ गया यज्ञ में, बिल्कुल। विघ्न निवारण के लिए तो बीजेपी हेडक्वार्टर में विघ्न होगा, तो विघ्न में बुलाया गया। तो पुजारी आए इलेक्शन कमीशन से, तो पुजारी हमेशा रास्ता बता देता है कि विघ्न है तो इतने दक्षिणा लेके या फला चीज से मामला सेट हो जाएगा। तो पुजारी ने बताया कि सर आप इसका स्पेशल इम्पेडिमेंट रिमूवल कीजिए। दिस इज एन इम्पेडिमेंट। 30% इज एन इम्पेडिमेंट। इस 30% का अगर 25 कर दिया जाए तो मामला निकल जाएगा। सो दिस इज इन बंगाल ए स्पेशल इम्पेडिमेंट रिमूवल एक्सरसाइज। दिस इज द SIR। दिस इज व्हाट मेक्स इट एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन बंगाल। आपने बड़े सरल तरीके से समझा दिया कि बंगाल में हो क्या रहा है। लेकिन ये फिर CAPF की इतनी तादाद में लोग आना, ये कभी कैसे हुआ है? पहले कभी पहलगाम में नहीं था, कभी हुआ कुरैशी साहब? नहीं, मैं और किस हाथ से आप फोर्सेस भेजते हो? मैं याद करने की कोशिश कर रहा था। हमने जब ऑल इंडिया इलेक्शन कराए, 7 फेज में कराए, 750 कंपनी थी, अब 2500 कंपनी थी सिर्फ एक स्टेट में, एक राज्य में। और 2 फेजेज में इसका मतलब है 2500 2 बार यूज होंगी, ये रोटेट की जाती हैं। तो वहाँ क्यों भेजा जा रहा है, आप अनुमान कर सकते हैं? अच्छा, उसके बाद एक आध कोई वायलेंस का केस हुआ तो गवर्नमेंट को ब्लेम किया जाए, ममता गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं। अरे सरकार तो अब तुम्हारी चल रही है इलेक्शन कमीशन की, और इतने पैरामिलिट्री छावनी से बनी हुई है, तो उसमें अगर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होती है तो जिम्मेदारी आपकी है। वो तो 2 साइड में बैठे हुए, वो तो मार्जिनलाइज कर दिए गए। तो मतलब कि जब ऐसे फैसले होते हैं तो आपको इस पे चर्चा करते होंगे, भाई इतने भेजने चाहिए, इतने नहीं भेजने चाहिए, स्थिति क्या है, कोई ग्राउंड वर्क होता होगा। हाँ। किस हिसाब से होता है ये? नहीं, हम ये कहते हैं कि पहले हम सेंसिटिव एंड हाइपर सेंसिटिव बूथ आइडेंटिफाई करते हैं, और उनमें हमें स्केल होता है कि इसमें इतनी फोर्स लगानी है, इसमें इतनी फोर्स लगानी है। उसके लिए फिर हम होम मिनिस्ट्री को, होम सेक्रेटरी को बुलाते हैं कि भैया हमको फोर्स चाहिए इतने बूथ के लिए। वो अपना कोई कैलकुलेशन करके जी हम आपको 700 कंपनी 800 कंपनी इतनी दे सकते हैं। अगर 800 कंपनी से हम कवर नहीं कर सकते तो हम फेजेस डिसाइड करते हैं कि उसी फौज को दूसरी बार, तीसरी बार, 5 बार हम रोटेट करते हैं। 6-7 फेज का इलेक्शन बंगाल में होता है। एक चीज़ अच्छी की इलेक्शन कमीशन ने कि इसको सिर्फ 2 फेज में रिड्यूस कर दिया, लेकिन उसका वजह यह है कि 800 कंपनी के बजाय इनको 2500 कंपनी मिली है। तो वो नहीं है कि फिर आपको तो जिस वजह से हम रोटेट करते थे उसकी तो फिर ज़रूरत ही नहीं रही। तो मकसद भी सिर्फ ये होता है कि हर सेंसिटिव बूथ कवर हो जाए। तो ये बताइए रेणुका जी, अभी सुना है कि दोबारा एक मोशन मूव हुआ है अगेंस्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कि इनके खिलाफ इम्पीचमेंट होना चाहिए। तो पहले मोशन में तो उन्होंने कह दिया कि ये मामला बनता ही नहीं है, अब दूसरा मोशन आपका आ गया। तो विपक्ष के लोग किस सोच के साथ ये काम, उनको मालूम है तो मान्यता इसको दी नहीं जाएगी? दे या ना दे,
मान्यता दी जाएगी या नहीं, मगर एक लोकतंत्र में आवाज़ बुलंद रखना ही है। और ये लोग तय करें कि ये इसमें मान्यता हो या ना हो, आम जनता को पता चल गया, अक्लमंद को इशारा काफ़ी है। और अगर ये इस प्लेटफॉर्म पे हम वी आर लुकिंग फॉर, जहाँ भी प्लेटफॉर्म मिले वी हैव टू वॉइस इट। हम हाउस में आए हैं आम आदमी का आवाज़ सुनाने। वी आर नॉट देयर फॉर आवर सेल्फ इंटरेस्ट, वी आर देयर एज पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स। वी हैव कम विथ अ सीरियस ओनरस रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अगर इनको समझ में नहीं आएगी तो समझाने का ताकत भी हमारे अब तक तो समझा नहीं पाए, क्योंकि आप दस्तावेज में तो इकट्ठा हो जाते हैं इम्पीचमेंट मोशन में, बस सड़क पे तो आप इकट्ठा नहीं होते। ये जरूरत है ना। दैट इज द नेचर ऑफ द बीस्ट ऑफ अ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी ऑपोजिशन को इकट्ठा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आई एग्री विद दैट कि पहले हम ये देखें कि एनिमी नंबर 1 कौन है, and what is our responsibility, that we keep this democracy and we respect the constitution and we implement what we have been given. This is सबसे अहम मुद्दा है हमारे लिए। कई बार हो जाता है कि negotiations में इसमें there is a flex that happens sometimes। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि गलतियाँ होते हैं, मगर कहीं तो इंटरेस्ट का शिफ्ट एक हो जाता है कभी कभी। नहीं, इलेक्शन में तो मैं समझ सकता हूँ कि भाई हर एक का अपना राजनीतिक दृष्टिकोण रहता है कि भाई किसी भी प्रदेश में हो, लेकिन एट ए नेशनल प्लेटफॉर्म होना चाहिए एक ऑपोजिशन का, जिसमें एक मिनिमम प्रोग्राम होना चाहिए जी। उसमें ये मुद्दे जैसे SIR के और मुद्दे, किस तरह से इलेक्शन हुआ, ये सब बातें जो, और जिस तरह से मीडिया बिहेव कर रहा है, जिस तरह से ये लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, तो ये सब तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए ना। आप ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा पे आप बोल रहे हैं। महिला बिल, जो नाम महिला बिल दिया गया और हमारे कंधों से तोप चला रहे थे डीलिमिटेशन का, उसमें देश के प्रधानमंत्री नेशनल टीवी पे आके बोले कि कोई आदमी बाहर नहीं निकल सकेगा, आप लोग निकलेंगे तो लोग आपको ये कर देंगे। तो ये धमकी नहीं है क्या? नहीं, धमकी तो है, लेकिन हाँ, तो ये धमकी है, हमें डरा रहे हैं कि अगर हम हाँ नहीं कहेंगे तो आप ये करेंगे, तो तभी वो तो आपको दोनों सब लोग इकट्ठा होकर एक आवाज करना तो चाहिए। एक्चुअली इन द पास्ट हिस्ट्री इफ यू सी व्हेन वी हैड यूनाइटेड ऑपोजिशन, वी डिड हैव अ कॉमन योर चीफ फोकस इफ डेमोक्रेसी, जैसे अगर लोकतंत्र इस तरह से चलेगा तो फिर लोकतंत्र का मतलब क्या होगा? फिर तो इलेक्शन करने का मतलब हो नहीं। कुछ नहीं। आप मुझे बताइए योगेंद्र जी, अभी BLOs के नाम कटे गए, हाँ, हजारों BLOs के नाम कटे गए, और जिस तरह से ये कहते हैं कि चुनाव आयोग कह रहा है ना, कितना सक्सेसफुल हुआ हमारा, 92% लोग आए वोट करने के लिए, ये इनकी कितनी बड़ी उपलब्धि है। तो इस पे असलियत क्या है? सर ये कक्षा 6 का मैथमेटिक्स है। अच्छा। पिछली बार बंगाल में यहाँ कितना वोट हुआ था? 81%। 81 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 81%। करेक्ट। उस 100 में से आप 11 निकाल दो, 81 डिवाइडेड, अगर एग्जैक्टली उतने ही लोग वोट डालने आए, 81 डिवाइडेड बाय 89 इज 92%। तो आपने कुछ नहीं किया है जो हमारे टीचर क्लास में बोला करते थे, डिनोमिनेटर देखो, सिर्फ ऊपर वाला फिगर मत देखो, डिनोमिनेटर जैसे ही आप चेंज करेंगे परसेंटेजेस तो अपने आप चेंज हो जाएंगे। पर ये तो हेडलाइन न्यूज आती है आज के हमारे न्यूज़पेपर्स में, जैसे कि बड़ी भारी उपलब्धि हुई है। सर अब ये इसके लिए आप शिक्षा मंत्री देश के रहे हैं, इस देश के शिक्षा, मतलब पढ़े लिखे लोग क्लास 6 का मैथमेटिक्स नहीं कर सकते, तो उसके बारे में मैं क्या कहूँ। सो बेसिकली नथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी हैज़ हैपन, सिर्फ इतना हुआ है। ब्रॉडली मैंने नंबर्स भी देखे हैं, कुछ चेन्नई के नंबर्स आज आए एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज के, ब्रॉडली उतने ही लोगों ने वोट डाला जिन्होंने पिछली बार डाला था, लेकिन चूंकि जिससे आप डिवाइड कर रहे थे वो आपने छोटा कर दिया है, तो परसेंटेज उसका बढ़ जाएगा और कुछ नहीं हुआ है। मगर सिब्बल साहब, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि बंगाल में क्या अनयूजुअल हुआ है। ये क्योंकि हमारी क्या हालत हो गई है, ये बिल्कुल गाजा वाली स्थिति है। हर खबर आती है, अच्छा 30 बच्चे मर गए, हम कहते हैं अच्छा 5-7 दिन पहले तो 50 मरे थे, ठीक है 30 इज ऑल राइट, अब 30 बच्चों को मार दिया। अब वो ट्रक के ऊपर लोग भाग रहे थे,
खाने के ट्रक पे उनको गोली चला दी। हमें लगता है शायद 6 महीने पहले आई थी खबर ऐसी कुछ, कल की खबर है, लेकिन हमें लगता है 6 महीने पहले। इतना हम इनसेंसिटाइज हो गए। SIR में एग्जैक्टली यही हुआ है। अब खबर आती है बंगाल के 27 लाख, हमें बिहार में तो 65 लाख थे, अच्छा वहाँ तो 90 लाख थे। वी फॉरगेट व्हाट इज सो अनयूजुअल अबाउट दिस 27 लाख। अलाउ मी टू जस्ट स्पेंड 2 मिनट्स ऑन दिस। बंगाल में टोटल डिलीशंस हुए हैं 91 लाख। ठीक, करेक्ट। Which is bigger than other states, but that's all right, that's not so extraordinary. मगर जैसा मैंने कहा, SIR की डिलीशन 2 स्टेजेस में होते हैं। पहला स्टेज होता है जिसको ASDD बोलते हैं, मतलब कि आपको फॉर्म देने को कहा, फला तारीख तक आपका फॉर्म नहीं आया, इलेक्शन BLO ने कह दिया आपका फॉर्म ना आया ना आएगा क्योंकि आप एब्सेंट हैं, डेड हैं, ये हैं, वो हैं, वो हुआ। उसमें 58 lakhs पीपल का डिलीशन हुआ। मेरी अपनी समझ अभी भी है कि वो कोई टारगेटेड नहीं था, पॉलिटिकली टारगेटेड नहीं था, और कोई बायस डिलीशन नहीं था। गलत था वो डिलीशन काफ़ी कुछ, लेकिन पॉलिटिकली चूज करके बायस तरीके से नहीं था। 58 लाख कट गए। नाउ व्हाट हैज हैपेंड सिबल साहब इन एवरी स्टेट इज आफ्टर द फर्स्ट स्टेज ऑफ डिलीशन देन देयर इज सम रिकवरी। हर स्टेट में आप इफ यू रिमेंबर द फेमस केस ऑफ बिहार, पहली स्टेज में 65 लाख नाम कट गए, मगर फाइनली 44 था फिगर, यानी कि आपने उसको घटाया। क्यों घटाया? आपने फॉर्म 6 भरवाए, लोगों को वापस आने का मौका दिया। हर स्टेट में जो इनिशियल फिगर ऑफ डिलीशन था उससे कम हुआ। यहाँ भी 60 लाख हो गए ना इसका। बंगाल में 58 लाख से बढ़ के 91 लाख पे गया है। और ये जो एडिशनल 27 लाख की हम बात कर रहे हैं, ये वो कहानी नहीं है जो हमने बिहार, तमिलनाडु, गुजरात में सुनी थी कि भाई मैं तो था, मेरे को एब्सेंट डिक्लेयर कर दिया, डेड डिक्लेयर कर दिया। सिर्फ ये किस्सा नहीं है। दीज आर पीपल हु हैव फिल्ड देयर एन्यूमरेशन फॉर्म, नंबर 1। नंबर 2, उनको नोटिस आया, नोटिस अंडर लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, जस्ट इन केस समवन इज कंफ्यूज, इट्स फनी बट द बेसिक थिंग इज दैट देयर इज अ सॉफ्टवेयर देखता है कि आप 2026 में लिख रहे हो कि मेरी एज 46 ईयर्स है, और आपके और आप कह रहे हो कि मेरे फादर 2002 में वोटर थे, तो सॉफ्टवेयर जाके देखता है 2002 में आपकी फादर की एज क्या रिकॉर्ड हुई थी। अब उस वक्त कैसे, आप जानते हैं हिंदुस्तान में 56 और 66 लिख देना कोई बड़ी बात नहीं है ना, 15 साल का गई तो ये बड़ी नॉर्मल सी चीज़ें हैं। तो आपकी आज की दी हुई इंफॉर्मेशन को 22 साल 24 साल पहले आपकी फैमिली के किसी ने इंफॉर्मेशन दी थी, उन दोनों को चेक करता है, और उसमें अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी हो तो दैट बिकम्स लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी। तो बंगाल में इस बेसिस पे उनको नोटिस आया लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का। इन लोगों ने बाद में हियरिंग अटेंड की है, हाँ, that's right. लॉजिकल है। उसके बाद ये ऑफ गए, अपने डॉक्यूमेंट्स लेके गए, उसके बाद इनको बताया गया कि नहीं, योर केस इज अंडर एडजुडिकेशन। फिर एडजुडिकेशन में जजेस बैठे, उन जजेस ने फैसला किया है, और इससे 27 लाख नाम कटे हैं। तो ये वो लोग हैं जो एब्सेंट, डेड वगैरह कुछ नहीं है। इलेक्शन कमीशन भी मानता है कि हाँ, इन्होंने एन्यूमरेशन फॉर्म दिया है, इलेक्शन कमीशन मानता है कि इन्होंने हियरिंग अटेंड की है, लेकिन इनके डॉक्यूमेंट्स में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी पाई गई। ये 27 लाख लोग हैं। ऐसा एक भी स्टेट में नहीं हुआ है कि ड्राफ्ट लिस्ट के बाद नंबर्स बढ़ गए हो। एवरी सिंगल स्टेट ड्राफ्ट लिस्ट के बाद डिलीटेड एक्सक्लूजन्स के नंबर कम हुए हैं। दैट्स अनयूजुअल। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में क्या कुछ हुआ है, मैं कलकत्ता था तो मैंने कहा यार मेरे को 5-7 केस दिखाओ, मैं तो फाइल देखना चाहता हूँ। मैंने फाइल देखी। अब एक लड़का है, फादर का नाम है इफ्तिकारुल। इफ्तिकारुल को आप कैसे लिखेंगे? KHARUL। उसने लिखा हुआ है। बंदे के पास लिस्ट में नाम है, इलेक्शन ID कार्ड है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, बर्थ सर्टिफिकेट है, ये सब डॉक्यूमेंट है बंदे के पास। आज से 24 साल पहले उसके फादर का नाम लिखा था इफ्तिकार स्पेस हारून। दिस इज लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, जिसकी वजह से वो बंदा जिसके पास पासपोर्ट है इस देश का, घूम चुका है दुनिया, उसको आपने निकाल दिया। और वो बंदे के पास कोई तरीका नहीं है, कहां जाए, किसको बोले कि भाई मेरा नाम आपने काट दिया है।
ये सब मजाक हुआ है बंगाल में। आज कोर्ट के अंदर जो केस आया है कि जो लोग खुद SIR कंडक्ट कर रहे हैं उनका नाम कट गया ना वो मतलब खुद पोएटिक जस्टिस क्या है, बेचारा कर्मचारी है, उसको इन्होंने ऑर्डर कर दिया है, वो जा रहा है, उसके बारे में हाँ, देते मतलब इलेक्शन कमीशन को, और उस पे सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कहता। सिब्बल साहब क्वेश्चन तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं वकील हूँ ना, पूछ लीजिए। या चलिए मैं बोल देता हूँ, उसमें जब डेफेमेशन हो तो आप मेरे को प्रोटेक्ट करने आ जाना। मैं पूछना चाहता हूँ, इलेक्शन कमीशन से तो देखिए धेला भर उम्मीद इस देश में किसी को नहीं है, मेरे को नहीं है ना। अब इलेक्शन कमीशन को दोष देने का मतलब ऑलमोस्ट ये कहना है कि भाई स्पीकर न्यूट्रल क्यों नहीं होता लोकसभा में। अनफॉर्चुनेटली ये इंस्टीट्यूशंस हैं जो खत्म हो चुकी हैं, बर्बाद हो चुकी हैं। इलेक्शन कमीशन की तो आजकल बिल्कुल वही मजाक बन चुका है। मैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। पूछिए ना, मेरे को नियत पे एक पैसा शक नहीं है। अच्छा, एक बात और कह दूँ, ये जिस जजेज ने, ये कहा गया ना भी जजेज ने 27 लाख केस तय किए, हम क्या करें, जुडिशियल प्रोसेस से आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब ये बताइए कैसे आया, पता नहीं क्यों जज साहब ने इन चीज़ों पे गौर नहीं किया। बंगाल में 1,33,00,000 लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज निकली, लेकिन उनमें से 60 लाख को नोटिस गया। ये किसने तय किया कि ये 60 लाख कौन होंगे और ये 73 लाख कौन होंगे? मेरे को आज तक इसका जवाब नहीं मिला। हाउ वॉज दैट डिसाइडेड? जिस नंदीग्राम में 25% मुसलमान, हाँ, सही बात, वहां नोटिस 95% मुसलमानों को कैसे गया, किसने तय किया? सो नंबर 1, बिफोर द जजेस कम इन टू प्ले, जज के पास जज तो वही फैसला करेगा ना जो फाइल उसके सामने होगी। ये 60 लाख फाइलें क्यों गई, बाकी 73 लाख फाइलें क्यों गई, मुझे आज तक समझ नहीं आया। नंबर 1, तो ये मामला तो सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं था। सर था, बिल्कुल था, मैं बताता हूँ। ये आंकड़े तो नहीं थे, आंकड़े नहीं थे, दिक्कत यही है। ये सारी आंकड़े बातें सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी नहीं गई। यही मैं कह रहा हूँ ना, ये आंकड़े जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि स्पेशल एडजुडिकेशन मैकेनिज्म बनाया जाएगा, विच इज एब्सोल्युटली एक्स्ट्राऑर्डिनरी, यूजिंग आर्टिकल 142 बनाया है उन्होंने, तब सुप्रीम कोर्ट को भी पता नहीं था कि 60 लाख केसेस हैं। अब आप बताइए, आप कोर्ट हैं, आप कह रहे हैं किन्हीं को, आपने कहा ये जज लोग हैं, इन केसेस को आप अगले 35 दिन में निपटा दीजिए। कितने केसेस निकले? 60 लाख। जजेस कितने थे? 250, बढ़ा के बाद में 700 कर दिए। सिब्बल साहब, जज बड़े ईमानदार रहे होंगे, मैं मान के चलता हूं कि वो हर दिन 10 घंटा मेहनत कर रहे होंगे, 8 घंटा नहीं 10 घंटा काम कर रहे होंगे। इवन देन दे वर सेटलिंग 25 केसेस पर आवर। I know that. दुनिया में कौन कर सकता है 25 केसेस? तभी होता है इफ्तिकारुल हसन का केस, ऐसा ही होता है। 25 केसेस आप 1 घंटे में कर रहे हो, ये तो तब जबकि 10-10 साल में कर रहे थे। तो ये आपका, तो मैं जजेस को दोष नहीं देता, पर किसी को भी आप, भगवान को भी ये कह दो कि तुम ये करो, तो मतलब वो नहीं कर सकता इस चीज़ को। मैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में 3-4 सवाल पूछना चाहता हूँ। नंबर 1, जुलाई पिछले साल से आपके सामने एक पिटीशन पड़ी है, जिसमें मैं पिटिशनर हूँ, मेरा कोई हक नहीं बनता कि सुप्रीम कोर्ट को कहूँ कि आप मेरे हक में फैसला दें, लेकिन क्या इस देश के नागरिक के नाते मेरा इतना हक बनता है कि हुजूर आप फैसला दें? हाँ, कुछ तो आप मेरे खिलाफ दें, कुछ करें। मतलब बिहार का इलेक्शन तो हो गई ना उसमें। सर सुनवाई हो, प्रैक्टिकली सर 14 अगस्त को सुनवाई पूरी हो गई थी। बिहार इलेक्शन से पहले फैसला आ सकता था, नहीं हो सका, बिहार इलेक्शन आया, चला गया। उसमें मुश्किल ये थी कि बाकी प्रदेशों में चुनाव आ रहे थे, वही मुद्दे दोबारा कोर्ट के सामने आ रहे थे। इन्होंने सोचा होगा कि सबको इकट्ठा करके हम अपना फैसला दें। ये मेरा अपना अनुमान है। आप वकील आदमी हैं, आप अच्छी बातें सोच सकते हैं, मैं तो बड़ी सहज बुद्धि से सिंपल मोटी बात सोचता हूँ कि बिहार इलेक्शन से पहले आप कह देते कि भैया ये कॉन्स्टिट्यूशनल है और इसमें आपको 5 प्रिकॉशन लेनी चाहिए, हमेशा के लिए तय हो जाता। आज तक तय नहीं हुआ। नंबर 2, ये जो बंगाल वाला मामला आया सुप्रीम कोर्ट के सामने, इलेक्शन कमीशन ने ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी अपील की। इलेक्शन कमीशन इन ए सेंस वाज अपीलिंग अगेंस्ट इट्स ओन ऑफिसर्स। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ये जो ERO बंगाल सरकार ने दिए हैं ये ठीक नहीं है और ये तो प्रॉब्लम है और इसमें डिस्प्यूट है। इलेक्शन तो सुप्रीम कोर्ट ने एक्स्ट्रॉर्डिनरी ज्यूरिसडिक्शन इस्तेमाल करते हुए कहा कि हम बाहर से जजेस को बुला के करवाएंगे। क्यों भाई? कानून के तहत ERO को पावर है, आप कहिए ERO को पावर है, ERO गलत फैसला देगा, DEO के पास जाएगा, DEO गलत फैसला देगा, CO के पास जाएगा, CO गलत फैसला देगा, हाई कोर्ट के पास जाएगा। ये नई चीज़ करने की क्या ज़रूरत थी? आपने कर दी। और फिर मैंने कहा, आपने 250 लोगों को कहा कि तुम 60 लाख मामले 35 दिन में निपटा दो।
वो तो हाई कोर्ट ने हाथ जोड़ लिए कि भैया 500 से बढ़ा दीजिए, 700 हो गए। कहाँ से कैसे आप ये फैसला कर सकते हैं? और फिर उसके बाद सिब्बल साहब, ये सब होने के बाद जब लोग, अच्छा फिर उसके बाद क्योंकि वो हो नहीं रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी डेडलाइंस बढ़ाई। डेडलाइन बढ़ाते टाइम आपको देखना नहीं चाहिए था कि इलेक्शन की डेडलाइन क्या है, क्या इनको अपील करने का राइट बचेगा? और फिर जब वो लोग अपील करने जब लेके आते हैं कि 27 लाख नाम कट गए, आप कहते हैं कोई बात नहीं, अगली बार वोट दे लेना, अभी तो अपील कर लो। अपीलेट अथॉरिटी, हकीकत ये है, मतलब कल शाम तक की जो खबर थी वो ये कि दे हैव 139 केस को उन्होंने वो किया है, फेवर में दिया है। टोटल कह रहे हैं 650 केस सेटल कर दिए। सो कांग्रेचुलेशंस। आउट ऑफ 34 लाख केसेस, सिर्फ 27 लाख नहीं है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने भी अपील की है। आउट ऑफ 34 लाख केसेस दे हैव डिसाइडेड 650। व्हाई डोंट वी ऑल अपलॉड? ये सब मतलब, पर उसमें भी मेरी जानकारी पूरी तो नहीं है, लेकिन जो मैंने पढ़ा है कि इसमें भी जो डिलीशन रद्द की गई हैं वो लगभग 90%, मतलब कि सर केसेस ही ऐसे हैं कि नहीं हो मतलब कि डिलीशन ही गलत थी। अगर 90% वो फैसले गलत थे डिलीशन के, तो निश्चित रूप से वो जो 27 या जितने भी लोग हैं, लाख लोग हैं, उनका तो वो था हक था वोट करने का। प्रिलिमिनरी कोर्ट कुड हैव, एक मिनट बात करो। प्रिलिमिनरी कोर्ट कुड हैव सेड कि ठीक है आप वोट कर लो, इस बार वोट कर लीजिए, बाद में हम फैसला कर लेंगे। वो नहीं हुआ। अच्छा एक बात और आपने नोटिस की, जिन बंदों को एपीलेट अथॉरिटी ने परमिशन दे दिया, ये सब मतलब इसे हर्डल रेस ना, फाइनल हर्डल रेस में सुप्रीम कोर्ट में आके नंदलाल बोस के फैमिली को, ग्रैंड हमारे संविधान लिखने वाले के ग्रैंड चाइल्ड को परमिशन मिल गई। वो उन 139 केसेस में से है। बूथ पे पहुंचा तो अफसर ने कहा हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं आया, वापस जाओ। वो फाइनली वोट नहीं कर सका। आफ्टर ऑल दिस दे वर अनएबल टू। जज साहब का भी नोट कट गया था, नाम कट गया, वो तो कट गया था, पर मैं कह रहा हूं जिसका नाम जुड़ गया, जिसको सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई, वो भी वोट नहीं कर पाया है। मतलब कोई क्या मजा, अगली बार कर लेगा। Now I want to ask a question. मैं सिटीजन, अरे इतने सवाल मुझसे पूछोगे तो लगता है तो मैं ये दिल से प्रोग्राम आप कर रहे हो मेरे लिए। अब हमारे दिल से कुछ बात निकल रही है तो क्या करें? दूसरों का मन की बात सुनाई देती है, हमारे दिल की बात तो सुने। बताइए। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, मैं वोटर हूँ, मुझे संविधान का दिया हुआ हक है, तो इस हालात में मैं कहाँ जाऊँ? Can I file a case in the Supreme Court saying I have been denied my right to, my franchise has been denied and I should be compensated and that next time I may not be alive? अरे नेक्स्ट टाइम वोट करो, किसने देखा नेक्स्ट टाइम हम जिंदा है या नहीं? पहलगांव कहीं और हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जितने यहाँ फौज को उतारे हैं वेस्ट बंगाल में, उतने लोग पहलगांव में नहीं थे ना जब हादसा हुआ, ना उसके बाद। You have not secured the borders. You have not deployed people to do any of that. They have secured Bengal. पश्चिम बंगाल में तो सिक्योरिटी पूरी है ना? हाँ पूरी है। पर ये बताइए, आपने अभी देश सुन ली बात है कि आप तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं, ये बात सुन के आपके दिल में क्या आप सोच रहे होगे? मेरे जो दुविधा है कि मैं न सिर्फ एक सिटीजन हूँ, बल्कि मैं इस इंस्टीट्यूशन में रहा हूँ, और जैसे कि रेणुका जी ने कहा कि इसकी रेपुटेशन वर्ल्ड वाइड थी, देश में इसकी इतनी ज़्यादा क्रेडिबिलिटी थी इस इंस्टीट्यूशन की कि इस नंबर 1 पे थी। उस इमारत में 2-4 ईंटें मैंने भी लगाई थी। अब जब उस इमारत को मैं गिरता देखना हूँ तो मुझे तो आम सिटीजन से ज़्यादा तकलीफ होती है। एट द सेम टाइम मेरे लिए ऑकवर्डनेस है कि जी मैं अपने सक्सेसर को क्रिटिसाइज़ करूँ, वो भी भद्दा लगता है, लेकिन अगर मैं भी नहीं करूँगा तो फिर कौन करेगा? Somebody who knows the system, who has been an insider. तो ये बताओ मुझे कि क्या करना चाहिए? हाँ, आप मुझे चलिए इसमें जो डिसअपॉइंटमेंट देखिए, इलेक्शन कमीशन ने तो अपने ब्रेजनली जो कुछ खेल खेलना था वो कर ही रहे हैं, लेकिन एक हमारा जो सबसे बड़ा डेमोक्रेसी का फादर और गॉडफादर सुप्रीम कोर्ट, उससे हमें मायूसी हुई। उन्होंने तो फैसिलिटेट किया है कि सारा प्रोसेस कर लो। और जो इन्होंने योगेंद्र जी ने बात की कि अगर कोई डिपार्टमेंट अच्छा काम नहीं कर रहा तो उसके जूते मार के उसी से काम लेना होता है। आप ये तो नहीं कहेंगे तू नालायक है, चल छोड़ दो, हम आके खुद कर लेंगे।
कल को फिर आप किसी और डिपार्टमेंट में जाके ठीक कर दीजिए, तीसरे डिपार्टमेंट में आप ही जाके ठीक कर दीजिए। ये तो लॉजिक ही नहीं समझ में आती। मैं आपको बताऊं, मैं वकील हूं उस कोर्ट में, मैंने बहस भी की है। मैं आपको बताता हूं कि जज, मेरा अपनी सोच है कि जज क्या सोच रहे हैं। एक तरफ इलेक्शन कमीशन ये दलील करती है कि साहब ये EROs बिल्कुल गलत हैं, आप इसका कुछ कर बदलिए, ये बिल्कुल गलत है। दूसरी तरफ हम कहते हैं कि ER बिल्कुल सही हैं, आप क्यों इसको बदल रहे हो। अब प्रॉब्लम सुप्रीम कोर्ट क्या है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट क्या तय करे। सुप्रीम कोर्ट को या तो ये तय करना चाहिए कि भैया आपके जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जो आपके जो उसी हिसाब से होना चाहिए। मैं बताता हूँ, ठीक है ना। अब इलेक्शन कमीशन आपको प्रेस करे जा रही है, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, प्रेस करे जा रही है, नहीं साहब ये गलत है, इन्होंने नाम गलत दिए हैं, ऐसा ये इलेक्शन ऐसा उनकी दिखाने के लिए कि सब ममता बनर्जी के बंदे हैं, इनको ये हक नहीं देना चाहिए। देखिए नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, पहले मैं इसका जवाब दे दूं आपको कि इलेक्शन कमीशन अगर अपने ERO के खिलाफ शिकायत कर रही है किसी थर्ड पार्टी से यानी सुप्रीम कोर्ट से, सबसे पहले तो ये अफसोसनाक है। नहीं, कोई शिकायत है ही नहीं उनको, तो कहते हैं होना ही नहीं चाहिए। नहीं, सेकेंडली ERO तो उनके अपने बंदे, उनको बदल दो। और आपने इतने बदले हैं, सैकड़ों हजारों जो ट्रांसफर किए, इनको बदल दो, अपनी मर्जी के लिए आओ। लाए हो हर जगह, चीफ सेक्रेटरी तक बदल लेते हो। ERO को बदलना क्या चाहिए, वो तो एक तहसीलदार है या SDM है, बदल दो जी। सिब्बल साहब मैं कह रहा था, ओके सो नंबर 1 इट वाज ए कंट्राइव्ड डिस्प्यूट, जानबूझ के बिल्कुल बनाया गया, ठीक है, वो ठीक हो सकती है आपकी बात। सो ओके, यू एज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया intervene, use your extraordinary discretion under Article 142 and say I'm going to institute a new mechanism, adjudication mechanism over and above and besides the legal mechanism. तो फिर आपकी एक एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी है कि आप देखें कि कितने केस हैं, कितने दिन हैं, कितनी फाइल हैं, क्या SOP होगा उसका। अगर आप उस सब में घुस रहे हो, कीचड़ में पांव दे रहे हो, तो फिर तो अब आपको ठीक से देना पड़ेगा। Then you cannot say, oh my God, I didn't know there were 60 lakh cases. I mean, you have to know how many cases. You cannot then say कि सिर्फ 250 लोगों को मैंने शुरू में क्यों अपॉइंट किया। Once you get into this administrative mess, which is not the Supreme Court's business to get into, but if you for whatever reason decide in your wisdom to get into this, then you have to own the responsibility. I agree the court was dealing with a political mess. That's the problem. But allow me to say, and do come to my defense, that the Supreme Court has contributed to the making of this mess. हो सकता है। हाँ, मैं ये भी कह सकता हूँ। मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है। ये प्रॉब्लम एक कोर्ट की नहीं है, हिंदुस्तान की सब कोर्ट्स की है। वो प्रॉब्लम ये है कि जब सरकार उनके सामने पेश होती है, जो सरकार कहती है वो सच माना जाता है, ठीक है। जो उसकी सरकार के प्रति जो खिलाफ खड़ा हुआ है, वो जो कहता है उस पर कोई विश्वास नहीं करता। This is what Gautam Bhatia calls the rise of the executive court. ये रियलिटी है। हम रोज जाते हैं कोर्ट में, और जो सरकार उठ के मतलब कि कोई लॉ ऑफिसर आके कह दे, वो लोग समझ, और जज साहब समझते हैं कि तो बिल्कुल ठीक है। तो प्रॉब्लम है कि देयर इज नो व्हाट शुड आई लेवल प्लेइंग फील्ड इवन इन कोर्ट। मगर ये प्रॉब्लम है, ये इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम है। In this case, Sibbal साहब, it was government versus government ना, it was not individual versus government। अब बंगाल की गवर्नमेंट है भाई, गवर्नमेंट है, वो सब कुछ है। But it was election commission versus government। गवर्नमेंट। तो इलेक्शन कमीशन was always given। देखो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, मैं केवल इलेक्शन कमीशन की बात नहीं कर रहा। कोई भी आप केस देख लो, गिने चुने जज होंगे जो सवाल पूछेंगे स्टेट को कि यार तुम कैसे कह रहे हो, ये बात तो मुझे ठीक नहीं लगती, लेकिन अक्सर मान जाते हैं। ये प्रॉब्लम है। लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी तो फैसले सीख कैसे होंगे। चलिए आखिरी बात आपसे पूछते हैं, इस तरह से तो इलेक्शन कमीशन चलेगी नहीं। इस तरह से अपॉइंटमेंट होने लगी तो इलेक्शन कमीशन, मतलब कि लोकतंत्र का अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन में भी धोखा था। वो कैसे उसको ठीक किया जाए। और उस समय मुझे याद है जब शुरुआत में इस पे चर्चा हुई तो कई मेंबर्स ने कहा कि 2/3 बहुमत के साथ ही इलेक्शन कमीशन कौन इलेक्शन कमीशन होगा वो फैसला 2/3 पार्लियामेंट के मेंबर से होना चाहिए।
अदरवाइज तो ये ऐसा ही रहेगा। क्या ये सही है, गलत है, क्या हमें बदलाव करना चाहिए? को भी निकाल दिया ना उसमें से। नहीं, मैं तो समझता हूँ कि पार्लियामेंट में जाके, और वो पार्लियामेंट तो पार्टी लाइन पे वोट करती है। 2/3 पे मुश्किल हो जाएगा ना, 2/3 तो बड़ी कम। इसलिए कह रहा हूँ। ये तो है डिफिकल्ट, लेकिन कुछ कंट्रीज में ये सिस्टम है कि पार्लियामेंट्री हियरिंग भी होती है। आप पड़ोस में नेपाल में देखिए, उनका जो सिस्टम है कि एक तो कोलिजियम उनका, हमारे यहाँ 3 आदमी का कोलिजियम जिसमें चीफ जस्टिस हटा दिए गए हैं, तो उनके यहाँ 6 आदमी का कोलिजियम, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस इंक्लूडेड, पहले शॉर्टलिस्ट करता है। फिर एक 15 लोगों की एमपीज की जो डिफरेंट पार्टी से, दोनों हाउसेज से ड्रॉ करते हैं, वो उनकी हियरिंग करता है और बाकायदा उनकी पेशी होती है और उनसे सवाल जवाब किए जाते हैं। उसके बाद चुन के आते हैं विद द रिजल्ट के वहाँ के इलेक्शन कमीशन पे कभी उंगली नहीं उठी। हालांकि वो पार्टी बेसिस पे नॉमिनेट होते हैं, लेकिन अल्टीमेट एग्रीमेंट कि 2 टियर वहाँ का कोई सिस्टम तो बदलना पड़ेगा, बदल सकते हैं। अच्छा, दूसरे की ऑप्टिक्स भी कुछ चीज़ होती है कि हमारे यहाँ हम जो हमारी कोलिजियम है, हम फेमिलियर हैं कि जिसमें प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस और होम मिनिस्टर, ये तीन होते हैं। तो कितने कोलिजियम है जिसमें ये कॉम्पोजिशन है? सिर्फ इलेक्शन कमीशन के लिए इन्होंने चीफ जस्टिस को हटा के अनदर कैबिनेट मिनिस्टर विच इज हु द होम मिनिस्टर। तो ऑब्वियसली 2 to 1 पहले से पता है, तो इम्पार्शल तो ऑप्टिक्स भी कुछ चीज़ होती है। आप ये देखेंगे कोलिजियम ने पिछले 20-30 साल में जो अपॉइंटमेंट किए हैं उस पर किसी ने उंगली नहीं उठाई, क्योंकि उंगली उठाने का फिर हक खत्म हो जाता है कि भाई ये तो न्यूट्रल कमीशन थी, इसमें तो लीडर ऑफ अपोजिशन, लीडर ऑफ अपोजिशन, चीफ जस्टिस 2 एक तरफ हो जाएं तो प्राइम मिनिस्टर कुछ भी नहीं कर सके। तो ऐसी सूरत में जो अपॉइंटमेंट आज तक हुई उस पर किसी ने नहीं, उसमें वो भी चलेगा नहीं। अगर आप वहाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रख लो, वो भी नहीं चलेगा। कुछ करें, हम इस पे पूरा बदलाव होना चाहिए। What do you say, रेणुका जी? I say that today we are in a very distressing situation. अब ये होगा नहीं होगा ये अलग बात, अलग सवाल है। आगे जाके क्या होगा? What is the purpose of अभी fighting उत्तर प्रदेश an में election? चुनाव होने वाला है भैया। मैं वही पूछ रही हूँ, आगे जाके क्या होगा? ऐसा ही रहेगा तो हाउ डू यू फाइट एन इलेक्शन एनीमोर? भाई हमारे साउथ में इलेक्शन बहुत महंगा होते हैं, और अगर हमें पता है कि देयर इज नो चांस, तो हम क्यों लड़े इलेक्शन? शायद ये केंद्र यही चाहते हैं। What worries me, Sibbal साहब, is something much beyond this. कैसे फिक्स करेंगे आप लोगों को पता है। What worries me right now is that we've traveled quite a long way towards the Bangladesh route. Bangladesh में election commission lost legitimacy. Then the Supreme Court stepped in after a point and started conducting the elections. That's what happened. After that, Supreme Court lost legitimacy. This is what happened in Bangladesh. So we have traveled almost half the way already, where election commission has become a joke. Yes. No, The last wall is the Supreme Court is being now. criticized. Yeah. Let's be fair and honest to Yes, ourselves. yes. हमें अपने आप से तो we must be सही बात बोलनी चाहिए ना। सुप्रीम कोर्ट भी अभी आप चले जाओ, जनता के बीच चले जाओ, तो वकीलों के बीच चले आइए, जाओ, हो रहा है कि ये क्या हो रहा है साहब, ये क्या हो रहा है। तो ये सही नहीं है हमारे देश के लिए, लोकतंत्र के लिए, कोर्ट के लिए। सिब्बल साहब, मेरे मन में जो सवाल आ रहा है कि फिर रास्ता हमारे पास क्या बचता है? मैं वही सवाल पूछे ये जो दिक्कत इस वक्त है, बाकी सब चीज़ों में आप कहते हैं चलिए सब कुछ है, जनता वोट दे के कर लेगी, अब जनता का रास्ता बंद, चलिए कोर्ट कर देगा। अगर वो आखिरी दीवार टूट जाती है, हम क्या कह रहे हैं इस देश के अंदर? तो आई शडर टू थिंक ऑफ व्हाट लाइज अहेड फॉर दिस कंट्री नाउ। खरेशी साहब, आप कह रहे हैं कि ऑप्टिक्स भी एक चीज़ होती है। एक बात मानना पड़ेगा, आज के सरकार के लिए ये ऑप्टिक्स है वेरी ऑब्वियस, बड़ा ट्रांसपेरेंट है, दिखा रहे हैं कि हमें कोई शर्म लज्जा, कोई दीवार सीमा कुछ नहीं है। हम करेंगे जो हम सोचते हैं, हम करेंगे जो हमारी मनमानी है। आप कुछ भी कर लो, कहीं भी जाओ, हम इम्पीचमेंट कोर्ट ही बचा सकता है ना फिर। हाँ, तो यही तो फिर अगर कोर्ट नहीं बचाएगा, अब देखो मैं आपको एक साधारण सी बात बताता हूँ। एक चार्जशीट फाइल होती है, सीबीआई करती है या ईडी करता है, मैं अवे फ्रॉम दिस। जज चार्जशीट पढ़ता है और वो तो चार्जशीट में जो लिखा है, वो समझता है कि यही एविडेंस है। चार्जशीट तो केवल आरोप होता है, उस एविडेंस को मान के बेल डिनाई कर देता। ये बड़ा खतरनाक। एब्सोल्युटली, क्या
बाहर के देशों में जब तक एविडेंस नहीं आए तब तक चार्जशीट फाइल नहीं होती। यहाँ चार्जशीट पहले फाइल होती है, एविडेंस बाद में बनाया जाता है और बनाया जाता है एविडेंस। ये प्रॉब्लम सिस्टम में आ चुकी है। आप सीईसी की जो भी सीईसी उठ कर करेगा वो मान लिया जाएगा। ये केवल एक उसका ओपिनियन है। कोर्ट में दोनों पार्टीज आर लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। एक की बात मान लोगे, दूसरी की बात को रद्द करोगे क्योंकि ये तो प्राइवेट सिटीजन है, ये तो अपने पक्ष में बात करेगा, जैसे सरकार अपने पक्ष में बात नहीं करती। ये प्रॉब्लम सिस्टेमिक प्रॉब्लम। वो गीत है सर, वो मझधार में नैया डोले तो माझी उसे बचाए, माझी जो नाव डुबाए उसे कौन बचाए। दैट इज वेयर वी रीच्ड। ये देश की जनता बचाएगी, आप जैसी आवाजें बचाएंगी, और बचाना पड़ेगा क्योंकि लोकतंत्र खतरे में है। बहुत बहुत धन्यवाद।